So friends, welcome back after a tea break. So now we will proceed towards refund. और रिफंड में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर डिस्कस नहीं करेंगे, सो दैट कि हम अपना अकाउंटिंग वाला पार्ट और दूसरे पार्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लें. हाँ. ये जो रिफंड आएगा फिर क्रेडिट लेजर में पहुंच जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा? रिफंड कैश कैश में आएगा आपके अकाउंट में. हम्म. वो क्रेडिट लेजर में आएगा, उसको यूज कर सकते. ये एक्सपोर्ट वाला रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा एज एन इनवर्ड आपके बैंक अकाउंट में. हाँ, सीजीएसटी में, सीजीएसटी. हाँ, आउटपुट क्रेडिट लेजर में जो जाएगा वो वहाँ से इंटरेस्ट पे होगा. क्रेडिट जो इनपुट क्रेडिट लेजर है, जो मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, वहाँ से सिर्फ टैक्स के पेमेंट रिस्ट्रिक्शन से मैं बताऊंगा. हाँ, डेफिनेटली एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. टैक्स पीरियड आपका ऑप्शन है, आप टैक्स पीरियड में डालो, नहीं तो 2 साल तक का रिफंड, 2 साल तक का पीरियड है आप रिफंड क्लेम करने के लिए, लेकिन टैक्स पीरियड के बेस. मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, देखते हैं. तो कैसे? ट्रांसफर अलाउड नहीं है. क्या क्या है मैं बताऊंगा. इसमें आ रहा है कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, क्रेडिट लेजर का कैसे होगा, कैश लेजर का कैसे होगा, लाइबिलिटी लेजर में किस तरीके से करेंगे, वो हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं अभी. नहीं, आपके पास में ऑप्शन है, हर असाइनमेंट के लिए आप वैसे कर सकते हो. तो अब रिफंड क्या है? व्हाट इज रिफंड? व्हाट इज रिफंड? तो रिफंड जीएसटी में वो कहते हैं कि किस चीज का आपको रिफंड मिल सकता है. रिफंड की डेफिनेशन क्या है? ये रिफंड की डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्लॉज में दी हुई है सेक्शन 54 में. रिफंड का जो सेक्शन है, सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, एंड विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी सेक्शंस, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेम सेक्शन एप्लीकेबल होगा 56 54. सो कहता है रिफंड किसका, कि रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ. जो टैक्स पे किया है आपने जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, तो वो आपका उसका रिफंड क्लेम कर लोगे आप. दूसरा, रिफंड ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग जीरो रेटेड. यानी कि पहला तो हो गया कि वो पहले वाला ऑप्शन के आपने टैक्स पे कर दिया जीरो रेटेड सप्लाई के लिए और उसका क्लेम कर लिया. दूसरा हो गया वो इनपुट और इनपुट. इसमें एक चीज मिसिंग है जो मैं भी अभी पहली है मेरे लिए. व्हाट अबाउट द इनपुट, मतलब जो इनपुट ऑफ द कैपिटल गुड्स. इन्होंने यहां ये लिखा है कि इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग द जीरो रेटेड सप्लाई. व्हाट अबाउट द रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स वाला रिफंड है. लेकिन जब रिफंड की डेफिनेशन में जब जाते हैं, जब उसमें जाते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड दे रहा है वो आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड्स ऑल दी क्रेडिट्स. तो थोड़ा सा वो है, मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया क्या इन्होंने, इसका क्या मतलब है. विल सी कि भाई क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है. दूसरी चीज, तीसरी चीज की रिफंड ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. मैंने कहा था डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने कह दिया है कि रिफंड में इंक्लूड कर लिया है उन्होंने, लेकिन अगर वो नोटिफाई करेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट, उसी का रिफंड, उसी का रिफंड. एंड थर्ड, फोर्थ इज द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 54. यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई स्ट्रक्चर है, जहां इनपुट टैक्स पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और आउटपुट पे टैक्स कम है, वो वाला टैक्स. ये 4 चीजों का रिफंड आपको मिल सकता है. वो ऐसा है ना, एक तो टैक्स का रिफंड आ गया जब आप टैक्स लगा के एक्सपोर्ट कर रहे हो, पहला. हाँ, पहला आ गया. दूसरा आ गया वो इनपुट सर्विसेज का रिफंड ले रहे हो.
ठीक है ना, चारों केसेस कवर हो गए। इसके अलावा आपको जो रिफंड मिलेगा ना, वो और चीजें अलग से हैं जो उन्होंने वहां डिफाइन की हैं। जैसे मानो आपने कोई सप्लाई कर दी और वो सप्लाई अनयूटिलाइज्ड हो गई और उसमें आपने आउटपुट लायबिलिटी पे कर दी, तो उसका भी रिफंड मिलना चाहिए ना आपको, है? नहीं, एनी सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वट एवर सप्लाई। नहीं, जीरो रेटेड लिख दिया है इन्होंने। जीरो रेटेड का मतलब इन्होंने क्या दिया, भाई जो एक्सपोर्ट हो रहा है जिसको हम जीरो रेटेड कंसीडर कर रहे हैं, आउटपुट, नॉट अ इनपुट, ठीक है ना। तो ये रिफंड की डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि रिफंड के बारे में क्या बात करता है। पहली बात करता है रिफंड के बारे में उन लोगों की कि जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड आएगा। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड मैं शेयर करता हूं आपके बारे में। आप कल हमारे पास में अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एम्बेसीज हैं जिनको इन्होंने कहा है कि भाई आप जब सप्लाई लेंगे तो सप्लाई आपको टैक्सेबल सप्लाई मिलेंगी सारी। अभी तक क्या होता था, ये सारी सप्लाई एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन में आ रही थी, तो वो कह रहे हैं सारी सप्लाई आपको टैक्सेबल सप्लाई मिलेंगी, लेकिन आपको एक यूएनआई मिल जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूआईडी मिल जाएगा। उसके बेसिस पे, यूआईडी के बेसिस पे मंथली रिफंड फाइल करके रिफंड क्लेम कर लोगे आप सब लोग। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये आया था कि अगर किसी बंदे ने मतलब ये पूछा था कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई अगर मैं करता हूं, क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो सप्लाई एग्जेम्प्ट होती थी, पहले होती थी जब, तो उस समय क्या होता था, अगर एग्जेम्प्टेड होती थी तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि रिफंड सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में मिलेगा। तो उन्होंने कहा इनका क्या होगा, तो तभी उन्होंने ये कहा है कि उनको हम सबको टैक्सेबल मानेंगे, तो टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट करके इनपुट क्रेडिट पूरा रिफंड क्लेम करो, सो दैट कि क्रेडिट लिंक ना टूटे। देखो जहां भी ये प्रोविजन आ रहे होंगे क्रेडिट लिंक ना टूटे, उस तरीके के प्रोविजन आ रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है वो यही है कि भाई उस चीज का उन लोगों को यूआईडी वाले नंबर को। अब तीसरा कह रहा है रिफंड ऑफ द आईजीएसटी पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आउटबाउंड टूरिस्ट। कंफ्यूजन नहीं है, सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 जो ये कहता है आज की डेट में हम जब बाहर जाते हैं, बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, तो जब वापस आ रहे होते हैं तो हमें वहाँ कस्टम उस पर रिफंड मिल जाता है जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं। सेम प्रोविजन हमने एप्लीकेबल कर दिया कि कोई बाहर का टूरिस्ट हमारे यहाँ आएगा, आईजीएसटी लगाएगा, वो अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा उस दुकानदार को, दुकानदार उस पर आईजीएसटी लगाएगा, और वो आईजीएसटी जब वो सिर्फ गुड्स पे सर्विसेज पे नहीं है, सिर्फ गुड्स पे सर्विसेज पे नहीं है, तो जब वो गुड्स को लेके बाहर जाएगा, क्योंकि सर्विसेज पे क्यों नहीं है, गुड्स पे क्यों है, कोई बताएगा? सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते, फॉरेन पेमेंट आनी चाहिए। और कोई? सर्विस के लिए एक परमानेंट एजम्पशन है कि जहां ले ली वहीं कंज्यूम हो गई, सर्विस जहां ले ली वहीं कंज्यूम हो गई, उसको आप कैरी करके नहीं ले जा सकते, ये परमानेंट एजम्पशन है। मतलब एक्सपोर्ट की बात नहीं है, हाँ एक्सपोर्ट नहीं हुई, जब कंज्यूम ही वहीं हो गई, बाहर गई नहीं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही हो गया, और प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर होना चाहिए। तो ये हो गया। यस, वो अपना प्रूफ दिखाएगा, उसको प्रूफ के डॉक्यूमेंट रखेगा, उसका आईजीएसटी इनवॉइस रेज करेगा, और वो उसका कस्टम पे बाहर जाते समय जब कंट्री से बाहर जा रहा होगा, ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ दिस आईजीएसटी ऑन इन केस ऑफ गुड्स ओनली। सो नेक्स्ट इज नो रिफंड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला हमने बात की थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगा दी तो इसका मतलब रिफंड नहीं मिलेगा। तीसरा, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैश क्रेडिट, अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट इन केस ऑफ निल रेटेड और फुली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। आ गया ना, रिफंड के लिए इन्होंने मतलब डाल दिया, ब्लॉक्ड रिफंड में डाल दिया कि निल रेटेड सप्लाई कर रहे हो या एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपका। अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो मिलेगा। मतलब इन्होंने कह दिया ये कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो मिलेगा, है? अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो है? अगर नोटिफाई भी नहीं हो रही मेरी इंडस्ट्री उसमें, मतलब कहने की बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने इसी का कहा है, उसका नहीं कहा, उसका इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया। इन्होंने कह दिया कि जिनका ड्यूटी स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा
कि जिनका इनपुट पर ज्यादा टैक्स होगा, आउटपुट पर कम होगा, हम वो रिफंड उन्हीं लोगों को देंगे जो हम नोटिफाई करेंगे। इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। हर चीज के दो पहलू हैं। एक पहलू यस है तो दूसरा पहलू कहीं ना कहीं नो होगा। तो इसका एक पहलू यह था कि हम कह रहे कि इसका नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल का मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा क्लॉज आ गया जो कहता है टैक्सेबल का सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, तो दूसरा पहलू यह आ गया कि टैक्सेबल का बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। SEZ विल बी नहीं, SEZ इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने आप शायद लेट आए हैं, हमने SEZ पहले डिस्कस किया था, तो हमने उसको यह बताया था कि SEZ विल बी जस्ट कंसीडर्ड एज एन एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो वो जीरो रेटेड में शामिल हो गया, उसको कोई टैक्स नहीं लगाएगा, और जो बंदा उसको सप्लाई करेगा वो उसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर लेगा। It will be the same treatment. It will go, SEZ will get the same treatment like you are exporting to Singapore outside country. तो जैसे वहां उन्होंने जीरो रेटेड सप्लाई मान के उस बंदे को, जो बंदा सप्लाई कर रहा है SEZ में, उसको जीरो रेटेड सप्लाई मान लिया, SEZ कोई टैक्स पे नहीं करेगा उस पर, ना उसको कोई रिफंड मिलेगा। ऑब्वियसली रिफंड किसको मिलेगा? जो SEZ को सप्लाई कर रहा है, उस पोर्शन पे उसको रिफंड मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि जैसे मैं इंडिया में, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं किसी चीज के लिए, और मैं SEZ में कोई गुड्स सप्लाई करता हूं। जब मैं गुड्स सप्लाई करूंगा तो मैं मानूंगा कि मैं जीरो निल रेट पे गुड्स सप्लाई करूंगा उसको, बाय द वर्च्यू ऑफ द SEZ जो उसको मिले हुए हैं। अब मेरी जो सप्लाई SEZ को मानी जाएगी वो जीरो रेटेड मानी जाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई वो कि जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड अवेलेबल है मेरे को। तो जब मैं उसको जितना सप्लाई करूंगा, उसका जितना करस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस सप्लाई का, उसका मैं रिफंड क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड हूं। नहीं टोटल, नहीं टोटल परचेज पे नहीं मिलना। टोटल ऐसा है, रिफंड नहीं मिलेगा आपको, क्रेडिट मिल जाएगा। मैं रिफंड की बात कर रहा हूं सर। रिफंड आपको, क्रेडिट तो पूरे पे मिलेगा जितनी परचेज आप कर रहे हो, लेकिन जितना एक्सपोर्ट का, जितना SEZ को सप्लाई कर रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग रिफंड उसका मिलेगा अनयूटिलाइज क्रेडिट का। पूरे का जितनी आपने परचेज कर ली, पूरी अगर आपने सप्लाई नहीं की तो सप्लाई रिफंड सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट का ही रिफंड मिलेगा, बाकी आपके क्रेडिट लेजर में रह जाएगी सप्लाई क्रेडिट। अरे सर रिलेवेंट डेट है, एक्सपोर्ट कैंसिल वापस हो गया तब की बात अलग निकल के आई। एक बार तो गुड्स आपका इंडिया से बाहर चला ही गया, जब दोबारा वहां से री इंपोर्ट माना जाएगा वो। उस केस में अगर आपके पास में पहले तो फॉरेन एक्सचेंज का कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें, वापस आना चाहिए, मतलब पेमेंट कहीं से कोई रिलेटेड है नहीं। अगर आपका पेमेंट नहीं आता वहां से तो GST कहता है कि भाई हमने आपने एक्सपोर्ट कर दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले लिया। लेकिन दूसरा प्रोविजन कहीं ये करता है, कोई भी प्रोविजन ये कहता है कि हम आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं देंगे। GST में वो सिचुएशन इन्होंने वैसे नहीं की है, लेकिन अगर वो माल किसी तरीके से रिजेक्ट होके ऑब्वियसली अगर वापस आएगा तो IGST में वापस करोगे आप। लेकिन कोई ना कोई प्रोविजन आपके हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए, अगर पेमेंट ही नहीं आया 3 साल से, एक्सपोर्ट हो गया और मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, फेक एक्सपोर्ट था मान लो, फेक एक्सपोर्ट था फॉर एग्जांपल मान लो, तो अगर वो रिफंड नहीं आता तो जो मैंने क्रेडिट लिया वो कहीं ना कहीं मेरे को जो रिफंड क्लेम कर लिया उसका कोई ना कोई आना चाहिए। ऐसा अभी मेरे को नहीं दिखा कोई प्रोविजन। हाँ हाँ जी है, 180 डेज का प्रोविजन है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना उसको। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में तो वो क्रेडिट ही नहीं ले रहा, एक्सपोर्ट के केस में तो क्रेडिट ही नहीं ले रहा। तो वो उसके इसमें एक चीज मैं ला सकता हूं आपकी बात से, वो कहीं ना कहीं ये 180 डेज वाला क्लॉज यहां एप्लीकेबल ना हो जाए जब आपने पेमेंट नहीं रिसीव किया, क्योंकि आपने विदाउट ड्यूटी पे किया है,
तो आपको कहीं वो 180 दिन तक पेमेंट नहीं आता तो वहां कोई टैक्स पे ना करना पड़ जाए आपका रिफंड के केस में। मतलब ये प्रोविजन यहां हिट हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां तो क्या था कि सप्लायर जो रिसीव किया रिसिपेंट है, अगर वो 180 दिन में पेमेंट नहीं करता तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड उसको करना पड़ता है। एक्सपोर्ट के केस में अगर मेरे को पेमेंट नहीं रिसीव हुआ लेकिन मैंने कोई प्रोविजन देखा नहीं, लिंक करके एक बार देखने की कोशिश करेंगे इसमें। हाँ वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। बल्कि एक काम और कर दिया है उन्होंने कि जो मेरा एक ट्रांजिशन वाला था, नहीं ट्रांजिशन वाला नहीं, एक मेरा जो वैल्यूएशन वाले रूल हैं उसमें उन्होंने ये कर दिया था ना कि भाई नहीं करेंगे, तो उसमें उन्होंने वो रूल चेंज कर दिया। कोई एक रूल था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो पीरियड एक्सटेंड भी हो जाता है, जैसे आपका वो हो गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आपका ब्लॉक हो जाता है वहां तक, एक मतलब आपका वो 20 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करने के 20 अक्टूबर तक, उसके बाद में अगर कोई बंदा पेमेंट करता है तो उस टैक्स पीरियड में आपको दोबारा रीअपियर हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसमें आप पेमेंट करोगे। तो उन्होंने वो जो ब्लॉक्ड था वो हटा दिया वहां से रूल्स में, इनवॉइस रूल्स में शायद ये। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हम चेक भी करते हैं कि कहीं इस तरीके का 180 डेज में अगर मैंने पेमेंट एक्सपोर्टर से रिसीव नहीं किया तो मेरे को अपना इनपुट रिफंड जो मैंने क्लेम किया वो वापस तो नहीं कुछ करना पड़ेगा ऐसा। हाँ तो गुड्स रिफंड हो जाएगा, वो इंपोर्ट माना जाएगा, इंपोर्ट में रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करके काम खत्म करोगे आप। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं कर रही तो आप अपने पास से डेबिट नोट, आप अपने पास से क्रेडिट नोट इशू करके, अब उसने क्रेडिट लिया नहीं होगा तो क्रेडिट नोट इशू करके आप अपनी लायबिलिटी अपनी आप कम कर रहे हो। लेकिन क्योंकि गुड्स का एक्सपोर्ट है, गुड्स के एक्सपोर्ट के केस में वो कहता है वापस मंगाओ गुड्स, वापस मंगाओ तो आईजीएसटी के थ्रू आएगा, आईजीएसटी फिर आप रिवर्स चार्ज में पे करोगे तो नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। हाँ तो फिर तो आप सुओ मोटो अपने क्रेडिट को खत्म कर रहे हो, मतलब सुओ मोटो अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फिर तो हम सुओ मोटो क्रेडिट नोट इशू करके अपनी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो कोई क्या दिक्कत है, फिर क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्लेम्स रिफंड ऑफ आउटपुट। मतलब वो कहते हैं अगर आपने आउटपुट लायबिलिटी का रिफंड क्लेम कर लिया, जैसे एक्सपोर्ट के केस में आउटपुट जो पे किया आपने रिफंड क्लेम कर, मतलब आपने उसका रिफंड क्लेम कर लिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको दोबारा रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब एक ही बार मिल सकता है ना किसी चीज का। सो अब ये प्रोसीजर आ गया, अभी तक की जो मेन चीजें थी वो यही थे पॉइंट, जो पॉइंटर्स बनाए थे मैंने। अब ये प्रोसीजर आ गया, आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है 90 डेज में मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा, 2 लाख से होगा तो 7 दिन डॉक्यूमेंट नहीं देना, अगर 2 लाख से ज़्यादा का रिफंड होगा तो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, प्रॉपर ऑफिसर आपका रिजेक्ट कर सकता है, वो आपके वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, करीब 7-8 स्लाइड हैं इसमें, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आता हूँ। अगर कोई इश्यूज होंगे तो अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर लेंगे इस पर। सारा प्रोसीजर ये है, सारा प्रोसीजर है, बहुत लंबे चौड़ा प्रोसीजर है। टाइम लिमिट कितने, जैसे ये टाइम लिमिट कितने दिनों तक मिलेगा, 90% पहले ही मिल जाएगा 7 दिन में, 10% के लिए आपने चेंज करना पड़ेगा। प्लस ये है कि रिफंड ऑर्डर इशू हो जाएगा 90 डेज, मतलब इस एप्लीकेशन के आने के 90 डेज में। ये सारे प्रोसीजर हैं, मतलब इट इज़ नथिंग टू डू विद समथिंग। लेकिन ये क्या है, की इश्यूज क्या हैं? की इश्यूज है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड के, हर चीज़ के रिफंड के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ेंगे, प्रोसीजर है ये भी। रिफंड अमाउंट में भी विद हेल्ड फॉर नॉन फाइलिंग, मतलब रिफंड आपका अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और पता लगा एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम करने चले हो और आपको रेगुलर किसी चीज़ का कोई लायबिलिटी आ रही है और इंटरेस्ट लायबिलिटी आ रही है, द कमिश्नर कैन, प्रॉपर ऑफिसर कैन स्टॉप योर विदहोल्ड देयर रिफंड। और इसके अलावा भी उसके पास में पावर है कि पता लगा इसका किसी तरीके की कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी हो रही है, ये बंदा भाग जाएगा तो वो रिफंड को विदहेल्ड कर सकते हैं, मतलब दे हैव टेकन ऑल द पावर्स। कई आपने जब तक उसको, उन्होंने डिमांड निकाल रखी है, आपने जब तक रिलीफ नहीं लिया, स्टे नहीं लिया है डिमांड का, तब तक वो आपके रिफंड को विदहोल्ड कर सकते हैं। मानो किसी की आपने शो कॉज मिल गया आपको नॉर्मल उसके लिए, और रिफंड आपने क्लेम डाल रखा था और शो कॉज के बाद में आपने ना तो कोई उसका स्टे लिया, तो उस केस में वो रिफंड को रोक सकते हैं एक्सपोर्ट वाले को भी। दिस इज अगेन प्रोसीजर। सो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज अकाउंट एंड बुक्स। अकाउंट बुक्स के लिए मैं एक स्लाइड दिखाता हूं पहले, जो कि मेरी किसी से बोरो की हुई है।
तो वो स्लाइड दिखाता हूं और उससे समझते हैं कि ये जीएसटी मैकेनिज्म है क्या है। मेरे को अच्छी लगी तो मैंने वहां से उठाई थी। ये वहां तो वो कहता है सिंपल सी कि आपने अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अकाउंट रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्रेडिट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डेबिट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सारी चीजें वो बात करता है और प्रोसीजर है पूरा, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई टाइम पीरियड आपको 72 महीने तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेंगी, 72 मंथ यानी कि 6 ईयर तक। और अगर कोई आपका एडजुडिकेशन में केस फंसा हुआ है और एडजुडिकेशन के ऑर्डर आने के बाद 1 साल तक फिर रखनी पड़ेंगी, ये टाइम लिमिट है। बाकी सारी चीजें वही हैं। लेकिन हम इस स्लाइड के थ्रू थोड़ा सा अंदर जीएसटी में जाके झांक के देखते हैं कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस तरीके से एंट्री होंगी, क्या कहानी बनेगी, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी दिखनी चाहिए। ये किसी ने बनाई है, बड़ा ब्यूटीफुल बनाई है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की सोर्स है। तो मैं इसको डिस्कस करते हैं कि भाई जीएसटी एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा। अब हम ये बात कर रहे थे कि जैसे मेरे 4 स्टेट्स में बिजनेसेस हैं। अब मेरे पास में एक चॉइस तो ये है कि भाई मैं हर स्टेट में अपना अकाउंटेंट बिठाऊं, काम थोड़ा थोड़ा होना है, और क्योंकि मेरे को हर स्टेट की बुक्स अलग अलग चाहिए तो मैं हर स्टेट में अपना अकाउंट बताऊं। कपिल जी हैं वो यहाँ ईआरपी को डील करते हैं। हम वैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो हम सब में से सब लोग जानते होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस के लिए मेरे को क्या आउटकम चाहिए, अगर मेरे को ये आउटकम चाहिए कि मैं अकाउंटिंग एक जगह करवाऊं और जहां जहां हर स्टेट के अकाउंट्स अलग से क्रिएट हो जाएं, तो मेरे को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जैसे हम बनाते हैं ना कि भाई बैलेंस शीट के उन्होंने दे दिया कि अकाउंट पेबल ये, करंट लाइबिलिटीज ये, डेटर्स मतलब करंट लाइबिलिटीज ब्रॉड हेड दे दिए जैसे टैली में आज भी आते हैं। और फिर उसके बाद में फिर हम अपना बनाते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया, डायरेक्ट एक्सपेंस किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिल्ली ऑफिस के किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फलाने ऑफिस के किया, या एक्सपेंस में और आगे कि टेलीफोन एक्सपेंस है या मेरा रेंट है तो रेंट दिल्ली का क्या, जयपुर का क्या। अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से डिजाइन कर दूं किसी ईआरपी सिस्टम में कि अगर मेरे को मल्टीपल स्टेज, मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल बिजनेस सेंटर, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स, तो आई कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन वट एवर वे आई वॉन्ट। तो ये कहते हैं कि अब हमें जब तैयारी करनी है अपनी, तो तैयारी के लिए ये प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रोग्राम है कि किस तरीके से आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से उनका चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन करें, बनाएं, कैसे बनाएं। और जीएसटीएन सिस्टम किस तरीके से आपकी सारी प्रोसेस को जो भी अभी तक हमने पढ़ी है, रिटर्न फलाना, टैक्स, आउटपुट, लायबिलिटी, टैक्स पेमेंट कैसे होगा, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग लेजर के थ्रू करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग लेजर में, क्योंकि आपने रिटर्न में पढ़ा होगा कि मेरे को इनवॉइस लेवल पे 3 चीजें डिफाइन करनी है। इनपुट अगर मैं कह रहा हूं तो इनपुट में मेरे को जब भी मैं कोई इनवॉइस ले रहा हूं तो जो क्रेडिट उसमें आ रहा है उसके हिसाब से मेरे को 3 चीजें डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो मैंने ब्लॉक्ड क्रेडिट को अलग करना है उसमें से। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट को कहां लेके जाना है, अपने एक्सपेंस में हिट करना है। दूसरा, मैंने उस क्रेडिट को अलग करना है उसमें से, जैसे मानो मैंने कोई एक 10 लाख रुपए का बिल आया, उस पे मेरे को 1 लाख रुपए ड्यूटी लग के आ रही है। अब इसी इनवॉइस लेवल पे मेरे को चीजें डिसाइड करनी है। पहले तो ब्लॉक्ड तो नहीं है क्रेडिट, दूसरी बात ये डिसाइड करनी है कि नॉन टैक्सेबल के लिए तो नहीं है। तो जो नॉन टैक्सेबल के लिए है तो तब भी कहां लेके जाना है, एक्सपेंसेस में करना है। अगर मेरे टैक्सेबल के लिए है तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है तो मेरे को कहां लेके जाना है, क्रेडिट लेजर में लेके जाना है। क्रेडिट लेजर में लेके जाना है। अगर एक्सक्लूसिव यानी कि मैं आई एम एलिजिबल फॉर द क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम विच इज इनपुट क्रेडिट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल। हाँ, देखो एडवाइजेबल उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, लेकिन आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है कि भाई जिस चीज पे जीएसटी लग के आ रहा है उसी एक्सपेंस हेड को हिट करना चाहिए, या आप कॉमन बना के अलग से वो कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सारी चीजों को देख के हमें वही एक्सपेंस हेड हिट करना चाहिए कि जो उस पर जीएसटी लग के आ रहा है। इसलिए हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स उस तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे। मतलब लॉजिकली यही है। अब हमारा आ गया पूल क्रेडिट।
पूल क्रेडिट जब मैंने क्रेडिट को 3 भागों में बांट दिया, एक तो बांट दिया वो जो ब्लॉक्ड है, एक बांट दिया एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिनको इनएलिजिबल कर दिया। तो इनपुट क्रेडिट लेजर में अभी मैं क्या लेके गया हूं, वो क्रेडिट विच इज डायरेक्टली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। तो इसके बाद में पूर्ण बच गया मेरे पास में। अब पूर्ण को मैं क्या करूंगा, पूर्ण में से पहले ना इसमें से एक चीज और करूंगा कि मैं नॉन बिजनेस पर्पसेस वाला भी निकालूंगा 5%। जब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया था तो नॉन बिजनेस के लिए भी मैंने 5% डिसअलाउ करना है, पूल का 5% नॉन बिजनेस के लिए भी डिसअलाउ करना है, तो वो 5% निकाल दूंगा पूल का, बचे पूल वाले का। और बचा हुआ पूल को फिर मैं उसको बाइफरकेट करूंगा फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जितना आएगा टैक्सेबल सप्लाई, फिर उसको दोबारा पूल में से प्रोपोर्शनेट क्रेडिट में क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगा। तो मेरे पास क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट जाएगा जो मेरे लिए एलिजिबल है, ना कि सारा क्रेडिट चला गया और वहां से मैं एंट्री मार रहा हूं। इनवॉइस लेवल पे, रिटर्न लेवल पे मेरे को ये सारी चीजें इनवॉइस लेवल पे डिफाइन करनी है। मेरा अकाउंटेंट जब बैठा होगा तो उसको मैंने ये ट्रेनिंग देनी है कि भाई जब इनपुट आए तो इनपुट को इस तरीके से डिफाइन करना है तूने इनवॉइस लेवल पे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपने रिटर्न फाइल करनी है, उसी के बेसिस पे आपका क्रेडिट लेजर आप जो डाल रहे हो क्रेडिट लेजर और जो जीएसटीएन में क्रेडिट लेजर बनेगा वो मैच करना चाहिए। क्योंकि हाँ, हर एक स्टेट के खुलेंगे और हर स्टेट में 9 अकाउंट खुलेंगे एज सच, हर स्टेट के लिए कि मेरा एक क्रेडिट लेजर और उस सीजी मतलब क्रेडिट लेजर भी 3-3 का खुल जाएगा। जैसे 3 अकाउंट हो गए मेरे, 3 के तीनों टैक्सेस के खोल लो अलग अलग हर स्टेट में, और हर स्टेट का अलग अलग रखना पड़ेगा, वहीं एंट्री को लाइन अप करना पड़ेगा। तो मेरे 3 लेजर कौन कौन से, मेरा क्रेडिट लेजर है, मेरा कैश लेजर है एंड मेरा आउटपुट लाइबिलिटी लेजर है। इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा। तो मेरे को अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पॉलिसी क्या है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसके हिसाब से मेरे को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब डिसअलाउड हम 3, देखो कोई भी अगर मेरे पास में इनपुट क्रेडिट आ रहा है तो मैं उस क्रेडिट को 4 भागों में डिसाइड करूंगा। पहली बात 2-3 मान लो, पहली बात तो जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है जिसका मेरे को क्रेडिट मिलना नहीं है, तो ऑब्वियसली जिस हेड को मेरे को हिट कर रहा है उसमें एक्सपेंस ऑफ कर दूं मैं इसको। जैसे मानो आज की डेट में मेरा लिकर का काम भी है और दूसरा काम भी है। मैं पेट्रोल पंप का ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप का। आज की डेट में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी वो सप्लाई टैक्सेबल तो है। पेट्रोल जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, क्या वो टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? टैक्सेबल है, क्योंकि लिकर ही ओनली नॉन टैक्सेबल है। तो अगर मैं मानता हूं आज टैक्सेबल सप्लाई है लेकिन आज की डेट में नॉन टैक्सेबल है, जब तक कि वो जीएसटी में नहीं आती। तो अगर मैं पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ हूं, अगर मेरे को पता लगा कोई गाड़ी आई थी, उस गाड़ी में लिब्रिकेंट भी आया था और डीजल भी आया था, तो मेरे को पता लग गया कि टैक्सेबल के लिए आया था और नॉन टैक्सेबल के लिए आया था। तो मैंने बता दिया जो नॉन टैक्सेबल के लिए डीजल वाला पार्ट था मैंने बाइफरकेट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का बिल आया है तो 2,000 रुपए तो लिब्रिकेंट का होगा, अगर उसने या तो सेपरेट लो, नहीं तो मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा। इस तरीके से इनवॉइस वाइज बाइफरकेट करना है। दूसरा आपने कहा कि ब्लॉक्ड क्रेडिट, अगर मैंने कार परचेज की है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डे 1 में इसको ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाल के एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा कार में, फिक्स्ड एसेट्स में, और आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन देयर। ठीक है ना, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट का एग्जाम्पल है। किस पे? कार पे तो है ही नहीं ना, कार पे उनको नहीं मिलेगा, मतलब बाकी सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको छोड़ के जो कार की आउटपुट सर्विस प्रोवाइड कर रहा, हायरिंग वायरिंग की कर रहा होगा। नहीं, इनपुट तो ले ही नहीं सकते आप, डेप्रिसिएशन का राइट है। जिन पे इनपुट की एलिजिबिलिटी है उनके लिए डेप्रिसिएशन ब्लॉक्ड है। इनकम टैक्स तो अलाउ करेगी, आपकी कॉस्ट है ना, ये आपकी कॉस्ट है ना, किसी चीज का नहीं है, कार के लिए किसी चीज का नहीं है। मतलब मोटर व्हीकल ना, मोटर व्हीकल अदर देन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विसेज, वो ब्लॉक्ड है। मेंटेनेंस भी नहीं मिलता, आज भी कहां मिलता है, आज भी नहीं मिलता सर, आज भी ब्लॉक्ड है। मोटर व्हीकल में 2 व्हीलर अगर आ रहा होगा तो देख लेना। तो ये है, अब आएगा कि स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग।
मतलब ऐसा है, जब हम आज की डेट में हमारे आधे से ज़्यादा बिजनेसमैन जो हम काम करते हैं वो अकाउंटिंग चलाते हैं। अरे ये कर देना, अरे वो कर देना, अरे उनको पता ही नहीं है क्या कर देना। अब जैसे हम किसी भी हम मालिक से एक अच्छी सी रीजनेबली गुड कंपनी के मालिक से अगर अकाउंटिंग की मीटिंग करते हैं, बोले सर ये जो फ्रेट है ना, इसको ना फ्रेट को अलग से ना दिखा के मेरे के इंपोर्ट में ऐड कर दो, इसको इंपोर्ट की कॉस्ट में, और इसको जी। अरे आप बताओगे क्या भाई? जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस हैं वो ही एप्लीकेबल होना चाहिए ना। मेरी सेल हो रही है, मेरी परचेज हो रही है, आप नेट ऑफ करके दिखा दो, दिखा सकते हो? हम दिखा ही नहीं सकते, तो हमें इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं क्या पंगा कर रखा है, क्रेडिट ले जाए डेबिट ले जाए, एक ही में डालो यार, बाद में कर लेंगे, बाद में ईयर एंड में कर लेंगे। ये अकाउंटेंट इसी काम में लगा रहता है और कोई काम करता ही नहीं है। जब लॉ ही अलाउ नहीं करता तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो बंदा खाली दिखना चाहिए उनको बैंक भेजने के लिए, और खाली रहेगा नहीं वो। तो ये इशू है। दूसरा आ गया मेरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट जब वो आए तो वो मेरे से क्या मांग सकता है। जो मांग सकता है उसको भी मेरे को अपने अकाउंट की बुक्स बनाने के लिए मेरे को तैयार रहना चाहिए कि वो क्या मांग सकता है मेरे से। कहते हैं भाई वो IMIS, बोले कुछ नहीं, ये बटन दबाओ ये मिल गया, बताइए। बोले यार इनके सिस्टम सब कुछ मिल जाता है। बोले ये निकाल दो। बोले सर ये नहीं निकलता। बोले तो सिस्टम हमें दे दो। तो मतलब उनके लिए प्रोविजनली जो चीजें हो सकती हैं, जबरदस्ती वो सिस्टम में घुसे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉ होना, सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉ है ये। जब ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉ है तो कहीं भी अगर मैंने कोई भी कुछ उल्टा पुल्टा किया तो ये आपका अगर मिसमैच हो गया, जो आपकी बुक्स में क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ रहा है और जो किसी तरीके से बाद में जब वहां से करेंगे कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई आपने क्रेडिट लेना नहीं चाहिए था, क्रेडिट लेजर में ले लिया, तो पेनल प्रोविजंस हैं। कोई चीज आपने क्रेडिट लेजर में लेनी नहीं थी, आपने लॉ को फॉलो नहीं किया इनपुट टैक्स क्रेडिट के को, तो पेनल प्रोविजंस हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन लॉ है, थोड़ा सा लंबा रास्ता लेता है, लेकिन लेने के बाद में यू कैन गेट आउट ऑफ सो मेनी डिटेल्स आउट ऑफ इट। ऑटो पॉपुलेशन हो रही है चीजें, जैसे हम कहते हैं आउटपुट सप्लाई मैंने डाल दी तो इनपुट मेरे को ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इनपुट अगर मैंने डाल दी करेक्ट करके तो रिटर्न मेरी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो जो ऑटो पॉपुलेशन जिस तरीके से हो रहा है, मेरे को अपने सिस्टम में देखना है ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर। ये मेरे को मैं इस तरीके से बनाएं, अपने सिस्टम डिजाइन करें। ऑटो डेबिट, मतलब जहां लगता हो कि भाई डेबिट जाना है तो ऑटो, अगर कोई चीज नहीं मिली तो डेबिट में चला जाए, इस तरीके के इश्यूज हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस के इश्यूज हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस में मैं ऐसा सिस्टम इनबिल्ट करूं। ये बेसिकली हमें इस बात को भी बता रहा है ये चीज कि कोई भी अगर मैं कोई भी अपने लिए सिस्टम परचेज करना जा रहा हूं GST के लिए, तो मैं इन चीजों को उसके साथ में बैठ के देख लूं। बिजनेस इंटेलिजेंस किस तरीके का है कि वो कई चीजें मैंने बता दी इस तरीके से होनी चाहिए तो वो हो जाएं, और उनके परिणाम भी निकाल के देखें कि वो दे रहा ही नहीं दे रहा। तभी हम कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा खरीदें, तो मैं आज की डेट में उनको ये कहता हूं कि अभी कोई मत खरीदो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी जब उन लोगों को GST की एक्सेस नहीं मिली है तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या बनाया होगा। जब नहीं बनाया होगा तो आपको जो अभी दे जाएंगे बाद में फिर कस्टमाइजेशन के लिए आएंगे, अभी तो ये हो रहा है बुकिंग कर लो। और दूसरी बात यह है कि जब सब लोग करेक्ट कर देंगे, क्योंकि सब लोग तैयार बैठे हैं, उन्होंने सोर्स कोड डालना है, आप एक सिस्टम को बुलाना आराम से, जब हो जाए तैयार तीनों को बुलाना, तीनों को वो करना, अपना चार्ट ऑफ अपनी चीजें बना के रखना। भैया ये बता मेरी सारी चीजें फिट हो जाएंगी, क्यों कपिल जी? भाई जब ERP वाले को जब बताएंगे मेरी रिक्वायरमेंट ये है और उसको पूछेंगे सारी फिट हो जाएंगी, रिटर्न में भी ले लेंगे सारी फिट हो जाएंगी, तभी उनका ERP खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। क्योंकि बाद में पता लगा वो कस्टमाइजेशन कॉस्ट लगा दें आपके ऊपर। तो वो चीजें GSTN सिस्टम को हमें देखना है, GSP क्या ऑफर कर रहे हैं ये देखना है हमने, रियल टाइम करना है या मंथली करना है। जैसे अब बताओ मंथली, जो कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, लाखों ट्रांजैक्शन कर रही है, बड़ी कंपनी MNC कंपनी, तो अगर वो मंथली रिटर्न का डाटा डालेगी तो काम हो गया उसका। सो रियल टाइम GSTN में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? GSP के थ्रू जा रहा है। उसको कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें आपके बनेंगी। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, GST जो GSP है ना, आपको इंटीग्रेटेड, आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है।
अगर आपको लेना है तो ले लो पैसे देके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके बहुत बड़े मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, यानी कि जीएसपी ये कह रहे हैं कि हम कंपेटिबल हैं सैप के, हम कंपेटिबल हैं ओरेकल के, हम कंपेटिबल हैं पीपलसॉफ्ट के, आपने कुछ नहीं करना, आपको डाटा जीएसटीएन सबको एक्सेस नहीं दे रहा, जीएसटीएन एक्सेस जो 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 इंटीग्रेशन की एक्सेस है ना, जीएसटीएन सिर्फ जीएसपीज को दे रहा है, आपको सिर्फ डाटा एंट्री की एक्सेस दे रहा है नॉर्मल यूजर को। तो जब नॉर्मल यूजर को डाटा एक्सेस की एक्सेस दे रहा है जीएसटीएन, तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन रियल टाइम कैसे करेंगे? दे कैन नॉट एंटर इनटू डायरेक्टली इनटू दी जीएसटीएन, क्योंकि वहां वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दे रहा आपको, आपको जीएसपी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिस्टम, तभी मैं कह रहा हूं आर्किटेक्चर समझना बड़ा जरूरी है। हाँ मिनिमम, हाँ मतलब वो ऑफरिंग है, वो कहते हैं कि हमने मैंडेटरी नहीं बनाया। अरे मैंडेटरी हो गया जब आप मेरे को एक्सेस ही नहीं दे रहे इंटीग्रेशन की। वो कहते हैं हम हर सिस्टम से थोड़ा ना इंटीग्रेट करवा देंगे इसको। तो ये है कि भाई ये क्या जी, कोई रिटर्न किससे रिलेटेड रूल्स हैं कुछ, एक वो फैसिलिटेशन सेंटर बन जाएंगे बहुत सारे। अब ये कहते हैं गांव में एक मतलब बीएलई करके एक कंसेप्ट है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। कई कंपनी में ये एप्लीकेबल हो गया है, मतलब कई स्टेट्स में एप्लीकेबल हो गया है। तो ये कहते हैं वीएलई को फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, यानी कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 फैसिलिटेशन सेंटर होंगे। अब आज की डेट में अगर आप वीएलई को एग्जैक्ट, मेरे पास एक कंपनी है जो ये काम करती है ई गवर्नेंस में, और उन्होंने वीएलई बना रखे हैं और पिछले 8 साल से बना रखे हैं। आज की डेट में सिर्फ 10% 20% वीएलई काम कर रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ से इंश्योरेंस बेच रहे हैं, वहाँ से इस तरीके की चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन वो बने क्या थे? ई गवर्नेंस के लिए बने थे कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फॉर्म देंगे, लैंड रिकॉर्ड का डिटेल देंगे, इस तरीके की सर्विसेज देंगे, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो वो क्या कर रहे हैं कि बिल बेच रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग कैसा चाहिए मेरे को, किस तरीके का बनना चाहिए, ये वो कंसेप्ट है। अब मेरे को जीएसटीएन से कैसे लिंकिंग, अभी आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन, जीएसटीएन से कैसे लिंकेज मिलेगी, ये है। जो अभी आपने पूछा था आर्किटेक्चर ये है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जीएसटीएन से डायरेक्ट लिंक में कौन है? जीएसपी, बस, बाकी लोग इनडायरेक्टली हैं। एएसपी जीएसपी के नीचे है, वो जीएसपी एएसपी बनाएगा, एएसपी के बाद में रिटर्न प्रिपेयर्स बनेंगे जो गवर्नमेंट बनाएगी डायरेक्ट। नहीं, आप जो रिटर्न पोर्टल करोगे फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू कॉमन पोर्टल पे जाएंगी, कॉमन पोर्टल फिर कॉमन पोर्टल से जीएसटीएन पे उठेगी। है हाँ, है बेसिकली मैकेनिज्म ऐसे ही कि रियल टाइम है। जैसे जीएसटीएन, जैसे आप बताओ, आज आप अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो, कहाँ करते हो भाई? डायरेक्ट जाके एनएसडीएल पे डायरेक्ट जाके जो उनका सर्वर है उस पर तो नहीं करते हो। हम जाके करते हैं, किस जगह करते हैं? हम फैसिलिटेशन सेंटर में करते हैं। वो कॉमन पोर्टल पर डालते हैं एनएसडीएल जो जीएसपी टाइप के लोग हैं, और वो फिर सर्वर में एक्सेस करते हैं। सेम प्रोसीजर है। बेसिकली क्या है कि मेरा जीएसटी का सर्वर पड़ा हुआ है सबसे आगे, उसके बीच में मेरा जीएसपी बना हुआ है, उसने अपना सर्वर डाल रखा है। एमपीएलएस इनके बीच का इंटीग्रेशन सिस्टम है। इनके बीच का इतना टेक्निकल मैं भी नहीं हूं, मैंने भी कहीं से चुराया हुआ है यार। तो मतलब ये इनके बीच का एक इंटीग्रेशन सिस्टम है। अब ये जीएसपी पोर्टल, जीएसपी ने अपना पोर्टल दे दिया। जीएसपी का पोर्टल कौन यूज कर रहे हैं? जीएसपी का पोर्टल आप मान लो एनएसडीएल का पोर्टल, इनकम टैक्स के हिसाब से मान लो, वही सेम कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब वो जब आपको देगा वो एएसपी और रिटर्न प्रिपेयर्स, वो सब जीएसटीएन के पोर्टल पे, मतलब इस पे जाएंगे, जीएसपी पे जाएंगे, एएसपी के थ्रू जाएंगे, और वहां से वो कॉमन पोर्टल को एक्सेस करेंगे। कॉमन पोर्टल से फिर उनका रिटर्न डायरेक्टली जीएसटीएन पे अपलोड होगा। है सारा मैकेनिज्म बेसिकली ऑनलाइन ही है, बट क्योंकि डेटा सिक्योर रखना है, डेटा ऐसा रखना है कि कोई डाटा उसको एक्सेस ना कर पाए। तो एक बार जीएसटी सर्वर में चला गया तो बिलीव मी, ये कहते हैं कि 100% क्या 1000% कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा है। अब कितनी है? हाँ, ये इंटरनल थ्रेड जाता है। हाँ,
नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी के अलावा सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया, पता लगा वो डाटा ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए इन्होंने बेसिकली, हम तो लेमैन आदमी है यार, हमें तो इतना समझ आता है, हमें तो इतना समझ आता है कि जो डाटा वहां चला गया वो वहां सेफ रहे, सिक्योर रहे। उसके लिए उन्होंने फायरवॉल्स फलाना डी का ये लंबा चौड़ा एक सिस्टम बनाया है। अब हम आ जाते हैं मेन मैकेनिज्म पे, वो मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है उन्होंने। आप डायरेक्ट ही फाइल करोगे, लेकिन आपको लगेगा आप डायरेक्ट फाइल कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट जीएसटी के सर्वर पर नहीं जा रहे हो। अब आगे चलते हैं, टेक्निकल बातों से बाहर निकल के अब आते हैं कि भाई मेरा जीएसटीएन का जो आर्किटेक्चर है, कैसे रिटर्न होगी, कैसे किस तरीके के अकाउंट्स बनेंगे, किस तरीके से वो जीएसटी तक पहुंचेगा, कैसे मैं पेमेंट करूंगा, कैसे क्रेडिट मिलेगा, ये सारा मैकेनिज्म हमने इस स्लाइड में, एक स्लाइड में डाला है। कैसे कैसे डाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बहुत ही बढ़िया लगी थी मेरे को, तभी मैंने उठाई है वहां से। तो ये आ गया ये। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैं सप्लायर हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब मैं उसके हिसाब से देखता हूं कि सबसे पहले देखता हूं टैक्स पेड बाय अदर्स। कौन कौन टैक्स पे कर रहा है मेरे लिए? कौन टैक्स पे कर रहा है? जो मेरे को सप्लाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है? और कौन टैक्स पे कर रहा है मेरे लिए? है एनीथिंग? सप्लाईज में गुड्स और सर्विस दोनों आगे। और कौन टैक्स पे करेगा मेरे लिए? आप खुद कर रहे हो आरसीएम में, बिल्कुल ठीक है। और कौन टैक्स पे कर रहा है? आईएसडी कोई दूसरा पे कर रहा है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। तीसरा चौथा कौन पे कर रहा है? जो मेरा टीसीएस और टीडीएस हो रहा है, टीडीएस और टीसीएस हो रहा है। तो ये मतलब बेसिकली हमारे दिमाग को खोल देगा ये सारा, मतलब जितना हमने लर्न किया उसको एक स्लाइड पे ब्यूटीफुली लगाया हुआ है। तो अब ये कहता है कैसे कैसे होगा। अब मेरा जीएसटीआर 1 कौन फाइल करता है? जीएसटीआर 1 मैं फाइल करता हूं। मेरा जीएसटीआर 1 किसी को 2 है, किसको दिखता है? रिसिपेंट को दिखता है। नहीं, रिसिपेंट तो मैं हो गया, अगर इनपुट के केस में रिसिपेंट तो मैं हो गया, मेरे सप्लायर को दिखता है। अब सप्लायर क्या फाइल करता है? अच्छा, एक दूसरा आ गया ये कि मेरे को आपने बताया ना इनपुट आईएसडी, तो देखो आईएसडी आ गया। ये आईएसडी मेरे को कहां दिखेगा? मेरे को जब इनपुट मिलेगा आईएसडी में दिख जाएगा, ये रिटर्न 6 फाइल होगी। अब रिटर्न टीडीएस की फाइल होगी, टीडीएस दिख जाएगा मेरे को। हाँ, ये भी आ गया, पार्ट 3 में आ गया, टीसीएस भी आ गया। तो ये जो चीजें हैं ये वो आ गई कि भाई जो जीएसटीआर के थ्रू उठ के आ रही हैं वो आ गई, प्लस ये सारी चीजें आ गई। अब तीसरा आ गया टैक्स पेड बाई सेल्फ, जो आपने कहा था सेल्फ वाला, जो आरसीएम यहां आएगा। आरसीएम यहां आएगा कि जो मैंने किया और मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो ये कहता है कौन कौन से होंगे? आईजीएसटी रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्ट, टीडीएस ऑन इनवर्ड सप्लाईज अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड डीलर, टैक्स ऑन सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज दूसरे वाला मैंडेटरी वाला, कैश डिपॉजिट जो मैं कर रहा हूं, जो मैं अपने कैश लेजर में कैश डिपॉजिट कर रहा हूं, टैक्स जो कैश लेजर में कैश डिपॉजिट कर रहा हूं, टैक्स पेमेंट कर रहा हूं, जो भाई मेरे सारे क्रेडिट और मेरे सारा कैश, ये मेरा टैक्स है, असेट है, मेरी असेट है ना। हाँ, टैक्स है, वो टैक्स है। नहीं, ये कैश लेजर लाइक दिस। कैश देखो उन्होंने क्या कहा है कि क्रेडिट लेजर और कैश लेजर और लायबिलिटी लेजर। सबसे पहले आप लायबिलिटी लेजर में लेके जाओगे अपनी आउटपुट लायबिलिटी को, इंटरेस्ट की, हर चीज की। अब उन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी बताई है कि इनपुट से क्या एडजस्ट कर पाओगे और कैश लेजर से क्या एडजस्ट कर पाओगे। इनपुट से आप अपना टैक्स एडजस्ट कर पाओगे और कैश लेजर से आप कोई भी चीज एडजस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर चार्जेस है। तो एडवांस डालो, आपको क्या कौन मना करता? कैश डिपॉजिट यही है एडवांस डालना।
आप कैश लेजर में आपको जरूरी नहीं है कि आप मंथली जितनी लाइबिलिटी क्रिएट होती है वही डालो, आपके पास में आप एडवांस डाल के रखो, सो दैट कि आपके, हाँ सरकार पैसे लेने के लिए कब मना करती है? नहीं, क्रेडिट से नहीं ले सकते, क्रेडिट से नहीं ले सकते। यस यस, आ जाएगी सारी चीजें, सब कुछ मेंशन करना। एक सेकंड, इस स्लाइड को पूरी हो जाए, इस पे फिर क्वेश्चन लेके आएंगे। ये स्लाइड को पूरी हो जाए, मेरे को लगता नहीं कोई क्वेश्चन बचेगा। हाँ, तो एक सेकंड हो जाने दो पूरी, होने के मतलब आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, बस 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद में फिर इस पे और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है इन्होंने इसको। चलो अब आगे चलते हैं कि अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है नीचे कि क्या क्या होगा। अब नीचे आ जाओ, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये कह रहा है एपी प्रोसेस विल चेक फॉर क्रेडिट बिफोर अकाउंटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक स्टॉक। ये इंटेलिजेंटली बिजनेस इंटेलिजेंट के थ्रू ये चेक करेगा, क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस वो है कि उन सारी प्रोसेसेस को आप अपने सिस्टम में डाल दो, और जब वो डाल के आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि वो ऑटोमेटिकली वही काम करे जो सिस्टम ड्रिवन हो और लॉ अबाइडिंग हो। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल। तो इंटेलिजेंस क्रेडिट शुड बी अकाउंटेड इन सेपरेट रेस्पेक्टिव एक्सपेंस और स्टॉक हेड। जो आपका ऐसा क्रेडिट है जिसको आप नहीं क्लेम कर पा रहे, रेस्पेक्टिव हेड में जाए, ये आपका अकाउंटिंग सिस्टम कर दे। जैसे ही मैं क्लिक करूं उसको कि भैया ये मेरा, अगर वो क्लिक करवाएगा वहां कि इतना क्रेडिट वो है कि जो मेरे को ब्लॉक्ड है, इतना क्रेडिट नॉन टैक्सेबल है, तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम, जैसे टैली में आज मैंने एंट्री मार दी तो लेजर अकाउंट अपने आप बना देता है ना, वो अपने आप उसको उस हेड में ले जाए। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए मेरे को सॉफ्टवेयर में। अब मेरे को चेक क्या करना है? मेरे को चेक करना है यही चीजें जो अभी हमने डिस्कस की हैं। इनएलिजिबल, एलिजिबल। एलिजिबल को कहां लेके जाऊंगा? क्रेडिट लेजर में। इनएलिजिबल को कहां लेके जाऊंगा? एक्सपेंस में, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस और स्टॉक हेड में, जहां भी है।